लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है। तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू है। आज हम बात करेंगे बिहार के अररिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में। अररिया लोकसभा क्षेत्र सीमांचल का एक खास इलाका है। सीमांचल की सियासत का असर अररिया लोकसभा क्षेत्र पर रहता है। 14 जनवरी 1990 को पूर्णिया से अलग होकर अररिया एक आज़ाद ज़िला बना। इस ज़िले में करीब 751 गांव हैं। इस ज़िले में बड़ी आबादी गांव में रहती है। करीब 94% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। रोज़गार का इस ज़िले में कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। अररिया ज़िले से भी पलायन होता है। 2 वक्त की रोटी की तलाश में लोग बाहर का रुख करते हैं, तब उनके घर में चूल्हा जल पाता है। अररिया लोकसभा क्षेत्र की सियासत काफ़ी दिलचस्प रही है। यहाँ हमेशा बीजेपी और आरजेडी का MY फैक्टर जो है उसके बीच में घमासान रहा है। बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह अभी प्रेजेंट सिटिंग MP हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल के गांधी के नाम से मशहूर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने जीत हासिल की आरजेडी के टिकट पर। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके बेटे को आरजेडी ने टिकट दिया, सरफराज आलम को, और वो चुनाव जीते। 2019 के चुनाव में फिर से बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया और प्रदीप कुमार सिंह एक बार फिर से चुनाव जीते। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जब तक जिंदा रहे उनका असर पूरे सीमांचल की पट्टी पर था और उसका फ़ायदा MY के नाम पर आरजेडी को मिलता रहा। अररिया एक अक़लियती ज़िला है। बड़ी आबादी अक़लियती समाज की है। एक तरह से कहा जा सकता है कि अक़लियती आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। लेकिन अररिया लोकसभा क्षेत्र पर हमेशा धार्मिक मुद्दे हावी हो जाते हैं। बुनियादी सवालों पर लोग बात करते हैं, बुनियादी सवालों के हल की बात ज़रूर की जाती है, लेकिन चुनाव से पहले कहीं ना कहीं धार्मिक मसले सामने आते हैं, लोग पोलराइज होते हैं, फिर वहाँ चुनाव का रिजल्ट जो होता है वो आपके सामने है। इस बार के लोकसभा चुनाव में MIM भी एक फैक्टर बनकर अररिया लोकसभा क्षेत्र में लोगों के सामने रहेगा। चूँकि MIM अपनी पूरी ताकत सीमांचल के इलाके में लगा रही है, MIM के वजूद का भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ अररिया लोकसभा क्षेत्र में 6 असेंबली हलके हैं, यानी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 3 विधानसभा क्षेत्र में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। कहीं ना कहीं उस इलाके में अक़लियती आबादी उम्मीदवारों को हराने और जिताने में अहम रोल अदा करती है। 2024 के चुनाव में जाहिर है अगर बीजेपी अपने सिटिंग MP को मौका फिर से देती है तो प्रदीप कुमार सिंह चुनावी मैदान में होंगे। प्रदीप कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनका पब्लिक कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। कहा जा रहा है कि महागठबंधन से उम्मीदवार या तो सरफराज आलम होंगे या उनके भाई शाहनवाज होंगे। MIM के भी उम्मीदवार अररिया के लोकसभा क्षेत्र में लोगों के सामने मौजूद होंगे। तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी कि किसी तरह अररिया के लोगों का वोट अपनी झोली में ला सकें, चाहे वो NDA गठबंधन हो या महागठबंधन हो या फिर MIM हो। ग्राउंड जीरो को अगर देखें तो वोटर ये चाहते हैं कि उनके बुनियादी मसले पर या बुनियादी मसलों को हल करने वाली पार्टी या लीडर पर वो एतबार करें, भरोसा करें और वो जो है अररिया लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करें। ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव करीब होगा तो लोग किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं वोट देने के मामले में, या किस उम्मीदवार पर वो एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं। एक बात और जो ख़ास तौर से यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि जो युवा है, यंगर जनरेशन है, उसकी सोच जो है काफ़ी बदली है। अगर मुस्लिम नौजवानों को देखें तो MIM की बात करता है, असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा है, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी है जो ये मानकर चल रही है कि अररिया लोकसभा क्षेत्र के मामले में जो विकास का काम करेगा, जो डेवलपमेंट का काम करेगा, जो तरक्की का काम करेगा, उसे मौका दिया जाए। जाहिर है लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों के अपने अपने दावे, अपनी अपनी स्ट्रेटजी और अपनी अपनी रणनीति होगी। वो ज़रूर चाहेंगे कि स्थानीय मुद्दों को भी हल करने का दावा करके लोगों का वोट हासिल करें और फिर से इस इलाके का नेतृत्व करने का मौका मिले। लेकिन इस बात को सोचकर जो मकामी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो अफसोस करते हैं कि उनका ज़िला आज भी इतना पिछड़ा क्यों है। तालीमी एतबार से अगर देखें तो शैक्षणिक स्तर पर यह ज़िला काफ़ी पिछड़ा है।
तालीम का कोई बेहतर इंतज़ाम जो है आज तक इस ज़िले में नहीं हो सका। साक्षरता दर काफ़ी कम है। बाढ़ ग्रस्त ये इलाका है। बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद होती है, लेकिन उसके रोकथाम के सिलसिले में कोई ख़ास व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि हर चुनाव में बाढ़ का मसला कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा होता है। ज़िले में रोज़गार का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है और उसमें भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जो खेतीहर मजदूर है। अगर अक़लियतों की बात करें तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70% आबादी कृषक मजदूर है। यहाँ पे रोज़गार नहीं है। नतीजे के तौर पर बड़ी तादाद में यहाँ से पलायन होता है। जो चुनाव जीत कर यहाँ से जाते रहे हैं उन्होंने कभी भी अररिया के विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए उस हिसाब से काम नहीं किया जिसके मुताबिक लोगों ने उनसे उम्मीद की थी या चुनाव के वक्त उन्होंने आम लोगों से वादा किया था। अगर मुकामी सतह पर देखें, स्थानीय स्तर पर देखें, तो जो नौजवानों का तबका है वो कुछ और सोच रहा है। वो ये देख रहा है कि जो पार्टी और जो लीडर हमारी बात करेगा, इस लोकसभा क्षेत्र के विकास की बात करेगा, उसको यहाँ से मौका दिया जाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि चुनाव के वक्त होता है कि बिहार में जातीय गोलबंदी शुरू हो जाती है। जात पात और धर्म के नाम पर वोट लोग डालने जाते हैं। फिर डेवलपमेंट, तरक्की और विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है अररिया लोकसभा क्षेत्र का, उसके मुताबिक अररिया भाईचारे की मिसाल पेश करता रहा है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम आपस में काफ़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। वो ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं और शरीक होना अपनी बड़ाई समझते हैं। उनका ये भी कहना है कि लोगों को ये ज़रूर चाहिए कि अररिया के पिछड़ेपन के सवाल पर, बाढ़ग्रस्त इलाका होने और किसानों के मसले के सवाल पर, लोगों के रोज़गार के सवाल पर, एडुकेशन के सवाल पर, पलायन के सवाल पर सियासी पार्टियों के लीडर का इंतखाब किया जाना चाहिए। पढ़े लिखे तबके के मुताबिक हर चुनाव में बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते रहे हैं, लेकिन अररिया का बुनियादी सवाल आज भी हल नहीं हो सका है। पढ़ा लिखा समाज ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस बार खास तौर से इस बात को देखने की कोशिश की जाएगी कि जो सियासी लीडर इंतखाबी मैदान में होंगे, चुनावी मैदान में होंगे, चाहे वो बीजेपी से हों, महागठबंधन से हों या MIM के उम्मीदवार हों, इस सवाल पर इंतखाब होना चाहिए लीडरों का। इस सवाल पर वोट दिया जाना चाहिए कि उनके पास अररिया के डेवलपमेंट के लिए कोई खाका है या नहीं, कोई स्ट्रेटजी है या नहीं। अगर उनकी बातों पर लोग एतबार करते हैं या लोगों को भरोसा होता है तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को वोट देने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब सवाल क्या वाकई में चुनाव के वक्त कायम रहेंगे? जब वोट देने लोग जाएंगे उनकी निगाहों में ये सवाल रहेगा कि अररिया पिछड़ा क्यों रहा, अररिया के डेवलपमेंट के सिलसिले में सियासी पार्टियों के लीडरों ने क्यों कुछ नहीं किया, उस हिसाब से दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई जिस कदर दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी। अगर ये सवाल रहेगा तो वाकई पढ़े लिखे तबके की उम्मीद पर वहाँ के मतदाता भी खरा उतरेंगे और मुमकिन है कि ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीत कर भी आए। लेकिन ये सब सवाल होंगे ये कहना मुश्किल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि NDA, महागठबंधन और MIM के कौन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में, चुनावी मैदान में लोगों के सामने होते हैं। लेकिन इतना साफ है कि MIM भी अररिया में एक फैक्टर बनकर मौजूद रहेगा। महागठबंधन से अगर MIM को अलायंस नहीं हो पाता है, जो अब तक नहीं है, तो जाहिर है मुकाबला काफ़ी सख्त हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है।